सभी को गुड मॉर्निंग। आवाज आ रहा है मेरा? जी जी। हेलो। हेलो। ठीक है ना? सबसे पहले तो आप सभी को सरस्वती माता की पूजा की जो दिवस है उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और युवा संस्थान और स्पेशली कुलदीप सर का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जो मुझे आज आप लोगों को मार्गदर्शन देने का अवसर प्रदान किए। साथ ही हमारे स्पेशल गेस्ट श्री एस झा सर को सादर प्रणाम करना चाहता हूं, जो आप लोगों को और आगे मार्गदर्शन देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं। और स्टार्ट करते हैं फिर। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार बांधे है और मैं राज्य सेवा परीक्षा 2023 में 73rd रैंक ला करके असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स का पोस्ट मुझे मिला है। और ये मेरा 5वां अटेम्प्ट था। इससे पहले 4 अटेम्प्ट में मैं असफल रहा था। हालांकि वो मेरी सफलता की एक सीढ़ी ही बनी। और इससे पहले मैं पीएससी ऑफिस में ही प्यून के रूप में अपना सेवा दे रहा था और अभी भी दे ही रहा हूँ, जब तक कि ज्वाइनिंग नहीं आ जाता तब तक। तो ज़्यादा समय और व्यतीत ना करते हुए सीधा हम प्रीलिम्स के रणनीति पे चर्चा करते हैं, क्योंकि जस्ट अगले 6-7 दिनों में आपका प्रीलिम्स होने वाला है। ठीक है। तो उसका बेसिक तो आप सभी को पता ही होगा कि प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। पहला है जीएस जनरल स्टडी, है ना, और दूसरा है एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको सी सेट बोला जाता है। तो जो पहला पेपर है जीएस का, उससे ही आपका मेरिट लिस्ट बनना है। मतलब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस में जाएंगे तो वो पहला पेपर जीएस से होना है, इसलिए आपको सबसे ज़्यादा नंबर उसी में लेके आना है। और दूसरा जो सी सेट का पेपर है वो क्वालिफाइंग है ना। तो आपको जो उसका मिनिमम क्राइटेरिया है ना, 33% क्राइटेरिया है। और SC ST OBC के लिए 23% रहता है। तो वो मिनिमम क्राइटेरिया आपको क्रॉस करना है बस। लेकिन हाँ, उसको ये नहीं सोचना है कि हमको सिर्फ उतना ही क्रॉस करना है। आपको ये ध्यान देना है कि आपसे जितना बनेगा, है ना, चाहे वो 70% हो 80% हो, पूरा बना के आना है आपको। हाँ, गलत नहीं बनाना है उसमें एकदम। मतलब आपको फूक फूक कर पैर रखना है सी सेट के लिए, है ना। क्योंकि उसका एक नंबर से अगर आप बाहर होंगे, फिर आप जीएस पेपर 1 में कितना भी मार्क्स ले आएंगे वो पूरा व्यर्थ चले जाएगा, है ना। तो वो उसका भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब इम्पोर्टेंस रोल है पीएससी के प्रीलिम्स में। ठीक है। तो अभी हमारे पास 7 दिन बचा है ना। लगभग 7 दिन बचा है, आज को इंक्लूड कर दे तो बिल्कुल आज जैसे ही सेशन खत्म होगा आप अपना पढ़ाई को कंटिन्यू करना। और सबसे पहले तो प्रीलिम्स का मैं बात करूं। यहाँ से ठीक है। ये हम्म। अच्छा ठीक। अच्छा ठीक ठीक। 9 फेब को है प्रीलिम्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके जो सिलेबस है ना उस पे। तो देखो, इसमें हमारा पेपर 1
जीएस है और सी सेट दोनों हैं, ठीक है। तो अभी समय कम है, सिलेबस तो आप सभी लोगों को पता होगा कि क्या क्या आना है ना। तो समय कम है, तो मैं बताऊंगा कि जीएस के लिए आप बहुत सारे चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, लेकिन आपको सिर्फ फोकस करना है जो सीजीजीएस है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का जीएस। साथ में जो पॉलिटी है, पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पोर्शन है वो, और साथ में इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, और एक है करेंट अफेयर्स। तो मैं तो यही मान के चलता हूँ कि आप सिर्फ अभी इतना ही पढ़े, बाकी जितना पढ़ चुके हैं, चाहे वो इंडियन जियोग्राफी हो, इंडियन इकोनॉमिक्स हो, इंडिया का आर्ट एंड कल्चर हो, इंडियन फिलॉसफी हो, सब छोड़ दीजिए, क्योंकि आप अब जो पढ़े हैं उस पर आपको भरोसा रखना है। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आएगा, 75 to 80 क्वेश्चन यहीं आएगा, क्योंकि ये जो जीएस है इसमें 100 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। ये 100 में से 75 to 80, ये जितना मैं बता रहा हूँ वहाँ से आना है ना। तो अभी हमको कम समय में ज़्यादा जो हमको आउटपुट दें उस पर फोकस करना है। तो सबसे पहले है आपका सीजीजीएस। सीजीजीएस में भी बहुत सारे चीज़ें आते हैं, जैसे सीजी का जियोग्राफी हो गया, है ना, सीजी का पॉलिटी हो गया, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ का आर्ट एंड कल्चर हो गया, ठीक है, ट्राइब्स हो गए, ठीक है, छत्तीसगढ़ का करेंट हो गया स्पेशली, और छत्तीसगढ़ का जो इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं क्या है, इकोनॉमिक्स सर्वे, ये पढ़ते हैं, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में अगर आप चाहो तो जियोग्राफी वाला जो पोर्शन है ना, वो पूरा मैप बेस्ड रहता है, आपको मैप स्ट्रांग है ना, तो वो अच्छे से क्लियर बनेगा। तो इसमें समय थोड़ा कम देना जियोग्राफी का, क्योंकि ये आप पहले से पढ़े होंगे। आपको ज़्यादा फोकस करना है जो इसका पॉलिटी वाला पोर्शन है, आर्ट एंड कल्चर है, ट्राइब्स है, और करेंट अफेयर्स को बहुत ही अच्छे से, इकोनॉमिक सर्वे को बहुत ही अच्छे से, क्योंकि ये करेंट के डेटा होते हैं दोनों, है ना। और अभी पढ़ेंगे तो वो वैलिड है, और जैसे एग्ज़ाम हुआ उसका वैलिडेशन ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो ये पढ़े रहोगे अभी तो ये बहुत काम आएगा। करेंट अफेयर से 5 से 6 क्वेश्चन पूछ रहा है, सिर्फ सीजी का ही बता रहा हूँ ना मैं, सीजी का। इकोनॉमिक सर्वे से डेटा को भी पूछता है, और इकोनॉमिक सर्वे से जो स्टैटिक पोर्शन है पहले का दिया हुआ रहता है वो भी पूछता है। तो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने का ये फ़ायदा हो जाता है कि आपका डेटा भी स्ट्रांग होगा, डेटा वाले जो क्वेश्चन आएंगे उसको भी आप सॉल्व करने में ईजिली रहेगा आपके लिए। साथ में जो स्टैटिक वाला पोर्शन है वो भी इकोनॉमिक सर्वे में दिया रहता है, तो वो भी आपके लिए फ़ायदे का काम करेगा। तो इकोनॉमिक सर्वे को बहुत अच्छा से पढ़ना है, ठीक है। इससे लगभग 6 से 8 क्वेश्चन आ जाते हैं, अगर पूरा देखोगे ना तो हमको लगता है सिर्फ आंकड़ा वाला आया है, लेकिन कई ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो नॉर्मली, जैसे पिछले ही बार आया था कि इनमें से कौन धान का सुगंधित फसलों की किस्म है। अब ये कोई डेटा नहीं है, लेकिन ये सिर्फ कहाँ दिया है, इकोनॉमिक सर्वे के उसमें बुक में दिया हुआ था। तो जो उसको एक बार कम से कम पढ़ा रहा होगा उससे वो बन जाता, मेरे से तो बन गया था, मैं पढ़ा था तो उसको। तो अभी 7 दिन की रणनीति में ये आपको करना है, ठीक है। सर सीजी के पॉलिटी में ऐसा चीज़ें हैं कि जैसे छत्तीसगढ़ का अभी कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, है ना, वो डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग उसके स्पेसिफिक विशेषताएं हैं। साथ में अभी जो नए नए कैबिनेट मिनिस्टर्स बने हैं, है ना, और राज्यसभा में अभी सीट है 5, तो एक नया मेंबर आया है देव प्रताप सिंह, ऐसा करके नाम है, तो वो जानना जरूरी है। उसके अलावा कितनी महिलाएं विधायक है ना, और विधायकों की संख्या है, हाँ, ये सब चीज़ें इसमें आ जाता है।
हाँ जी जी बिल्कुल। हाँ तो एक बार सर जैसे कि आया था कि छत्तीसगढ़ में कितने महिला विधायक हैं, तो वो करेंट का उस समय न्यूज़ था, तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें सर अभी हाल ही में उपचुनाव हुआ है, तो आपको पता है रायपुर दक्षिण में और रायपुर सांसद में, है ना, दोनों में चुनाव हुआ है। साथ में आपका जो नगरीय निकाय वाला पोर्शन है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉलिटी में आप ले सकते हैं सीजी का, जो पंचायती राज है ना, पंचायती राज और जो नगरीय निकाय है ना, इसको तो बिल्कुल देख लेना। इससे क्वेश्चन उठने का बहुत ज़्यादा संभावना, क्योंकि अभी है ना इलेक्शन होने वाला है, अभी हो ही रहा है, देख रहे हैं पूरा, तो ये इम्पोर्टेंट है। और साथ में जो राज्यसभा की 5 सीटें उसमें एक नया मेंबर ऐड हुआ है, देव प्रताप सिंह ही नाम है उनका, उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो ये कुछ कुछ पॉलिटी के स्पेसिफिक पोर्शन है, ज़्यादा नहीं है, एकदम आराम से उसको कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने का सिंपल तरीका है, एक दो A4 साइज का पेपर लीजिए ब्लैंक का, है ना, स्टार्ट करें सीधा, ऐसा लिखना है आपको। अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1, इसमें क्या है, संघ राज्य एवं उसका क्षेत्र, सीधा ऐसे लिखो। फिर उसके बारे में जितना चीज़ आप जानते हो मन में उसको रिमाइंड करो कि ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा, कंप्लीट। फिर सीधा आर्टिकल 2, है ना, विदेशी क्षेत्रों का भारत में प्रवेश, इतना लिख लिए। उसके बारे में जितना जानते हैं रिमाइंड करो कि कैसे होता है, कैसे उसको संसद से पारित करवाया जाता है, कैसे किसी क्षेत्र को ले लिया जाता है, फिर उसका क्या करते हैं, है ना, इसके लिए क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है, ये सारे प्रोसेस को सोचो। ऐसे कर करके जो इम्पोर्टेंट है ना, जितने भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है 395 तक में, उतना आप चले जाओ। तो ये मोस्टली आपको ना 3 से 4 घंटे में ये कंप्लीट हो जाएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। और इसको आप कई बार रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है। सेम आपका इंडियन हिस्ट्री को क्या करना है कि आप जैसे, जी सर, जी 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 जी, हाँ जी, हाँ जी जी, तो इसमें वो कंप्लीट हो जाता है सर। जैसे, हाँ, जैसे हम अनुच्छेद 14 लिखे, तो इसमें है विधि के समक्ष समानता, है ना, तो कभी कभी डायरेक्ट पूछता है विधि की समक्ष समानता किस अनुच्छेद में वर्णन है, तो ये सीधा आपका याद हो जाएगा। ठीक है। फिर इसको ऐसे लिख के इसके बारे में आप जब समझेंगे विधि के समक्ष समानता का क्या अर्थ है ना, तो ना तो भेदभाव होगा, है ना, न ही कानून के समक्ष कोई डिफरेंट उसको स्पेसिफिक वो दिया जाएगा। इसके कुछ अपवाद भी रहते हैं, जैसे आर्टिकल 311 है ना, जो शासकीय सेवक हैं या सिविल सर्वेंट है उनको डायरेक्ट गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, गिरफ्तारी के विरुद्ध उसको संरक्षण प्राप्त है। 361 में क्या है, राष्ट्रपति और राज्यपाल को गिरफ्तारी से संरक्षण प्राप्त है। तो ये उसका अपवाद में भी ये सब देखा जाता है। तो आपको सीधा ये लिखना है और ये लिखना है, फिर उसके बारे में जितना है उसको रिमाइंड करते चले जाना है। तो ये एक पढ़ने का अच्छा सा तरीका है, मैं तो ये अप्लाई करता था। ठीक है। और हाँ, इससे ये होता है कि लोग एकदम डीप में जा जाके पढ़ते रहते हैं, और कभी कभी ऊपर से क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि सर ने कहा कि ये आर्टिकल कभी मैच द फॉलोइंग में आ जाता है, तो वो क्वेश्चन तो कभी गलत नहीं होना चाहिए। वो क्वेश्चन अगर गलत हुआ तो आप बहुतों से बहुत पीछे चले जाएंगे, क्योंकि 1.5 लाख के आसपास एग्जाम देने वाले हैं, तो आपको एक क्वेश्चन बहुतों से आगे भी लेके जाएगा और बहुतों से पीछे भी लेके चले जाएगा। तो जो इजी क्वेश्चन है ना, ऐसा टाइप के, वो तो कभी नहीं गलत होना चाहिए। साथ में इसमें और जो मिसलेनियस है कि जो सोर्स कहाँ कहाँ से लिए रहते हैं, है ना, इनका प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल से क्वेश्चन आ जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट वाले जो है पोर्शन, उससे क्वेश्चन आ जाता है। और जो संवैधानिक विकास हुआ है ना, जो हम लोग एक्ट को पढ़ते हैं, वो चार्टर एक्ट हो गया, ये सब चीज़ों का जो की पॉइंट है उसको बस देखना है, एकदम डीप में नहीं
की पॉइंट का ये सब चीज़ों को। बाकी ये आर्टिकल वाइज ये एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। और साथ में ये भाग जो होता है ना, कभी कभी तो यही पूछ देता है कि ये इसका वर्णन कौन से भाग में है, आर्टिकल ना देकर के भाग, तो ये और इजी हो जाता है, लेकिन इसको बहुत लोग गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो इजी चीज़ है वो तो कभी गलत नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए पिछले बार ही पूछा था कि छत्तीसगढ़ के पहले राज्यपाल कौन थे, है ना, तो उसका आंसर था दिनेश नंदन सहाय जी, और बहुत लोग उसको गलत करके आए थे। क्यों? क्योंकि ऐसा मानसिकता बन गया था कि पीएससी तो इजी क्वेश्चन पूछता नहीं है, तो पूछता नहीं है तो हम टफ टफ चीज़ों को पढ़ते चले जाते हैं और जो इजी चीज़ है उसको छोड़ते चले जाते हैं, और जब वही इजी चीज़ आ जाता है ना तो उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको गलत करके आ जाते हैं। तो वो ये चीज़ें ऐसा है कि कितनों को आगे बढ़ाया होगा और कितनों को पीछे, क्योंकि एक एक नंबर से कई लोगों का प्रीलिम्स रुका है, और कई बार तो वही क्वेश्चन उसका रीजन भी बन गया है बाहर होने का, है ना। तो हमको एकदम लाइट नहीं लेना है, चाहे वो एकदम इजी क्वेश्चन हो चाहे टफ हो, आपको एकदम 0 से 100 तक पहुंचना है ना, 0 से 100 तक। तो इसके लिए आपका ये जो सीजी वाला पोर्शन है इसमें कुछ भी चीज़ को नहीं छोड़ना है। ये जियोग्राफी वाला भी एक बार पलटा के देख लेना, बाकी सबको तो एकदम अच्छे से करना है। इस पे बहुत अच्छा से फोकस करना है, ये वाला चीज़, करेंट अफेयर्स और इकोनॉमिक सर्वे। अभी टाइम है बिल्कुल। देखो कई इंस्टीट्यूट का मैगजीन आता है, एक भी मैगजीन उठा लीजिए, हाइलाइटर का यूज़ करना, जो आप पढ़ोगे ना तो खुद आपको लगेगा ये आ सकता है क्वेश्चन, है ना। और कई एकदम इररिलेवेंट चीज़ दिया रहेगा, उसको नहीं पढ़ना है आपको। वैसे अब ये इंडियन हिस्ट्री है, ये भी आप पढ़े होंगे, तो क्या करें, जैसे उसका एंशिएंट, मिडेवल और मॉडर्न है, तो एंशिएंट और मिडेवल को तो पन्ना पलटा करके पढ़ लीजिए। मॉडर्न का सिंपल सा उसका भी ट्रिक है, जैसे ये अनुच्छेद वाला पढ़ते हैं ना, आपको सीधा चालू करना है 1885, ठीक है, सीधा इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऐसा लिखे, फिर मन में सीधा सोचना चालू कर दो कि इसका गठन 28 दिसंबर 1885 को हुआ, किसने किया, ए ह्यूम के माध्यम से हुआ था, है ना, क्या इसका उद्देश्य था, है ना, क्या भारत की आज़ादी इसकी उद्देश्य थी, तो भारत की आज़ादी उद्देश्य बिल्कुल नहीं थी, है ना, तो इसका पहला अध्यक्ष कौन बना, ठीक है। ये सारे चीज़ों को आपको मन में ही करते चले जाना है। जैसे ये कंप्लीट हुआ 1886, इसमें कुछ हुआ है तो एक शॉर्ट में लिखो, मन में सोचो, ऐसे करते करते सीधा आ जाओ 1905, क्या हुआ था, बंगाल विभाजन, बस इतना लिखो, इसके बारे में पढ़ो, कौन किया था, कब लागू हुआ, है ना, फिर इसका क्या परिणाम रहा, क्या इसका दुष्प्रभाव रहा, क्यों किया गया, है ना, अंग्रेजों का क्या कहना था करने के पीछे का तर्क, और हमारा भारतीयों का तर्क क्या था कि बंगाल विभाजन क्यों किए, खत्म कहानी, ठीक है, पूरा इंटरलिंक चलेगा। फिर इसी का प्रभाव क्या रहा, स्वदेशी आंदोलन, है ना, फिर ये स्वदेशी आंदोलन के बारे में पढ़ो, कौन कौन लीड किया, क्या किए, कहाँ हुआ, ऐसा पूरा मॉडर्न हिस्ट्री को आपको 1947 तक लेके चले जाना है, और 15 अगस्त तक को भारत को क्या कर देना है, आज़ाद। वो तो हो चुका है, आपको अपने दिमाग से आज़ाद कर देना है कि मेरा कंप्लीट, अब मैं भी आज़ाद हो गया इस चीज़ से, ऐसे करके, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे आप इसको लिखते जाएंगे ना, मन में सोचते जाएंगे, और जितना बार इसको आप लिखेंगे उतना बार याद होगा आपको। मैं अभी बिल्कुल नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन ना मैं इतना बार इसको लिखा हूँ कि मुझे 90% मुझे याद है, एक बार पढ़ूंगा तो वो और हो जाएगा, ऐसा है। तो ये इंडियन हिस्ट्री का पढ़ने का तरीका है, ठीक है। उसके बाद ये करेंट अफेयर्स है ना, इसमें इंटरनेशनल और नेशनल दोनों का है, ठीक है। नेशनल में इंडिया से रिलेटेड, और इंटरनेशनल में जो भी पूछा जाता है इम्पोर्टेंट, बुकर पुरस्कार किसको मिला, नोबेल पुरस्कार का क्या है ना, अभी यहाँ का राष्ट्रपति कौन बना, प्रधानमंत्री कौन बना, है ना, और कुछ इंटरनेशनल अवार्ड्स और दिए जाते हैं, कुछ इवेंट्स हुए हैं का इंटरनेशनल, एससीओ का बैठक कहाँ हुआ, G20 का कहाँ हुआ, है ना, ये सब चीज़ को थोड़ा सा देख लेना है आपको, ठीक है। और इसका भी कोई सा भी एक मैगजीन उठाना, और फिर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको आप जब पढ़ते जाएंगे ना, तो इम्पोर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट कर लेना, ताकि जब उसको आप दोबारा पढ़ोगे अभी, तो सिर्फ वो हाईलाइट को ही पढ़ना है जो हाईलाइट किए रहेंगे, बस इतना ही समय है आपके पास। तो मेरा मानना है ये
कि ये जो 6-7 दिन है उसमें सिर्फ आप इतना ही पढ़ें, क्योंकि अगर इतना आप अच्छे से पढ़ लिए और इतना क्वेश्चन इसमें से आने वाला है और इसमें से आप इतना भी बना लिए तो प्रीलिम्स क्वालिफाई है। और ये जो मेरी रणनीति है, स्ट्रेटजी, इससे मैंने 4 बार प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है। सिर्फ एक बार मेरा नहीं निकला था प्रीलिम्स, है ना, तो वो भी एक क्वेश्चन के वजह से नहीं निकला था वैसी। और उसका भी पीछे का ऐसा है कि उस समय वो क्वेश्चन ऐसा था कि सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ में कितने राजस्व ग्रामों की संख्या है। देख लेना, वो आया होगा 20,126 उसका ऑप्शन है। ये डेटा अभी भी चलता है, पढ़े होंगे, मैंने इसी को मारा था, बट आयोग ने इसको विलोपित कर दिया। और जैसा विलोपित किया तो मेरा 2 मार्क्स कम हुआ और मैं अराउंड 1 मार्क्स से ही प्रीलिम्स क्वालिफाई करने से रह गया था। तो ऐसा भी होता है, मैं बता रहा हूँ, इसलिए ना हमको थोड़ा सा लेवल अप करके चलना है, क्योंकि आयोग का ऐसा है कि अभी से 4-5 क्वेश्चन डिलीट कर जाता है ना। तो आपको ये लेके चलना है कि ऐसे 4-5 क्वेश्चन जो होंगे ना, हो सकता है हमारा सही हुआ हो, किसी का गलत हुआ हो। तो मोस्टली तो यही होता है कि हमारा सही हुआ रहता है, वही गलत हो जाता है। तो इसलिए ना आप इतना का लेके चलेंगे ना तो आपका आराम से 60% मार्क्स तो आ ही जाएंगे, और 60% भी सफिशियंट है। और जब टफ क्वेश्चन पूछता है ना पीएससी, तो ये 60 क्या, ये तो मेरे ख्याल से 36% में भी जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई हुए हैं, मतलब 72 से 75 नंबर ला करके। ये आई थिंक 2020-21 ऐसा वाला पीएससी रहा है। और थोड़ा सा इजी पूछ देते हैं जैसे लास्ट टाइम। अब यही देखो 140 या 136 के आसपास चले गए हैं, है ना। तो ये वेरी कर जाता है, इसलिए ये भी मत सोचना कि मैं जाके मुझे सिर्फ 50 क्वेश्चन ही बनाना है, या जाके मुझे अंधाधुंध पूरा 100 क्वेश्चन लगा देना है। ये तो कभी मत सोचना, ठीक है। हाँ, इतना तो सर श्योर है कि एकदम इजी भी आ गया तो इसको कोई नहीं काट सकता, ऐसा है। आपका तो सिलेक्शन हो जाएगा मेंस के लिए, ऐसा है। और जब एकदम टफ पूछ दिए तो फिर एकदम कम नंबर में भी हुआ है, क्योंकि हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इतना है, दुविधा में नहीं रहेंगे आप, ऐसा है जी। फिर करेंट अफेयर्स एकदम अच्छे से कर लेना। करेंट अफेयर्स ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों मिला के लगभग 10 क्वेश्चन आता है, और 100 में 10 क्वेश्चन आना बहुत बड़ी बात होती है। और वो एकदम करेंट की चीज़ होती है। करेंट का क्वेश्चन को जो भी बनाएगा वो आगे निकलते जाएगा, क्योंकि स्टैटिक जो पोर्शन है उसको सब पढ़े रहते हैं, लेकिन करेंट का जो पोर्शन है कोई पढ़ा रहता है, कोई नहीं पढ़ा रहता है, कोई कम पढ़ा रहता है, कोई ज़्यादा पढ़ा रहता है। तो जो उसमें अच्छा कर गया तो, और जो एकदम अच्छे से पढ़ा है, तो 10 में 7 क्वेश्चन तो बना के ही आएगा, इतना कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूँ। तो वो 7 क्वेश्चन ना आपको बहुत आगे लेके जा सकता है। जी 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 सर, ऐसा तो अभी तक से डिसाइड नहीं है, लेकिन सब लोगों का ये है कि आपको कम से कम पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। और जितने भी अभी मैगजीन आते हैं वो लास्ट 1 ईयर का ही आता है सर, लास्ट दिसंबर जनवरी से अभी दिसंबर जनवरी तक का। तो कम से कम आपको 1 साल का करंट अफेयर्स पता होना चाहिए। और उसके पहले का अगर पूछेंगे तो वो बात की बात है, क्योंकि जो एकदम अननोन क्वेश्चन है उसको शायद ही कोई अटेम्प्ट करके आता हो। तो आपको कम से कम 1 साल का करंट अफेयर्स पढ़ के रखना चाहिए। जी जी हाँ सर, 1 जनवरी 2025 तक का पढ़ लेना चाहिए। हाँ हाँ, क्योंकि ना मैं तो, मेरा ये रहता था कि 1 जनवरी तक का मैं पढ़ता था। और लास्ट टाइम मैंने 1 जनवरी का न्यूज़पेपर पढ़ा था, क्योंकि अब मैगजीन में तो वो रहेगा नहीं। और एक्सपो सेट लॉन्च हुआ था सर 1 जनवरी को ही,
और एक्सपो सेट से ही क्वेश्चन आया था। तो 1 जनवरी तक का कम से कम तो पढ़ लेना चाहिए, है ना। तो वो क्वेश्चन भी मेरे से बन गया था, क्या पता मैं मैगजीन में बस डिपेंड रहता तो उसके बारे में ही पता नहीं रहता। तो मैं ना मैगजीन खरीदने के बाद जो 1 जनवरी तक का क्वेश्चन मतलब न्यूज़पेपर आता था उसको मैं पढ़ लेता था। 10-15 मिनट लगता था इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ने के लिए, तो उससे हो गया था। तो ये रहा जीएस का रणनीति, ठीक है। और उसके बाद सी सेट का, तो सी सेट का एकदम इजी है। उस वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, लेकिन कभी कभी उसको भी क्वालिफाई करने में लोगों का हालत ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है, तो सी सेट में ना लगभग 35 क्वेश्चन, है ना, इसमें लैंग्वेज से आता है ना। और ये लैंग्वेज में भी क्या है, एक तो हिंदी है और दूसरा है छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज, ठीक है। और अराउंड 65 क्वेश्चन ये मैथ्स प्लस रीजनिंग से आता है, ठीक है। तो जो मैथ्स और रीजनिंग में थोड़ा सा वो महसूस करते हैं उसके लिए ये बहुत अच्छा है। पहले तो बहुत कम आता था, अब इसका जो परसेंटेज है वो बढ़ा दिए हैं, है ना। और इसको आप पढ़े रहेंगे तो जैसे ही प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे 150 नंबर का ये आता है, सीजी 50 और हिंदी 100 मार्क्स का। तो इसको तो शुरू से पढ़ते रहना चाहिए, है ना। और ये ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है। आप इसमें से ना आराम से ये 35 में से ना 28 से 30 क्वेश्चन एकदम आराम से बना सकते हैं, ठीक है। और आपको क्वालिफाई होने के लिए 46 नंबर चाहिए या तो 66। तो मैं तो इसको कभी लेके नहीं चलता, आपको हमेशा ये लेके चलना चाहिए, है ना। मुझको इससे ज़्यादा नंबर लेके आना है ऐसे करके। तो आप जैसे ही इसमें मान लो 25 क्वेश्चन भी सही कर गए तो आपको 50 मार्क्स तो ऐसे ही मिल गया। और बाकी बचा ये 65 क्वेश्चन। तो इसमें क्या करना है, आपको छांट छांट करके क्वेश्चन बनाने हैं, है ना। क्वेश्चन बहुत सारा दिया रहेगा, कई क्वेश्चन ऐसे रहेंगे कि आपको फंसाने के लिए ही दिया रहेगा। मान लो एक क्वेश्चन दे दिया है ना कि ये पजल है, इसको सॉल्व करें, और इतने सारे क्वेश्चन हैं, ये 4 क्वेश्चन हैं, ये इसी से बनना है। अब लोग लालच में क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेता हूँ मेरा 4 क्वेश्चन बन जाएगा। अब इसको सॉल्व करने में आपको 10 मिनट लग गया, सॉल्व ही नहीं हुआ। फिर आप क्या सोचेंगे, यार 10 मिनट दे दिया हूँ, थोड़ा सा और दे देता हूँ। 15 मिनट दे दिए, सॉल्व नहीं हुआ। फिर क्या लगेगा, 15 मिनट दे दिया हूँ, थोड़ा सा और देता हूँ। तो ये ऐसा करके ना 20-25 मिनट आप दे दिए और ये बना ही नहीं। तो आप ये 4 क्वेश्चन की वजह से ही ना पूरा बाहर हो जाएंगे। फिर आपके ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट हो जाएगा ना कि फिर जो इजी क्वेश्चन दिया रहेगा वो भी नहीं बनेगा, प्लस माइनस माइनस प्लस ये भी गलत करके आएंगे आप, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को ना तो कभी स्टार्टिंग में आपको बनाना ही नहीं है, आपको ढूंढना है, पन्ना पलटा के ढूंढना है सबसे इजी क्वेश्चन कौन दिख रहा है, देख के ही समझ में आ जाएगा। अब देखो ये तो ऐसा रहेगा ना, ऐसा 10 लाइन में ये क्वेश्चन लिखा रहेगा, तो ये 10 लाइन को पढ़ने में ही 5 मिनट लगेगा आपको, फिर समझने में ही उसको 5 मिनट लग जाता है। तो इसलिए ऐसा क्वेश्चन देखो जो एक लाइन में दिया हो, है ना, एक लाइन में दिया हो, और जो एकदम इजी आपका जो पढ़े हुए हैं उससे आया हो, या आप बनाने में उसमें एबल हो। फटाक से पढ़े, 2 मिनट में बना, आंसर लगा के निकल गए। और ऐसा ही ऐसा आपको 15 क्वेश्चन मिल गया तो इसको आप 25 मिनट में ही बना लिए। 25 मिनट लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा, एकदम बता रहा हूँ, है ना। और मिलेगा ये 65 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन तो ऐसी इजी वाला मिलेगा। बस आपको छांटना आना चाहिए, है ना। ये नहीं ईगो लेके बैठ गए इसको तो बना के रहना है कुछ भी हो जाए, तो ये बिल्कुल नहीं रखना है। आपको एकदम इजी क्वेश्चन ढूंढना है, पढ़ने में जो आसानी हो। इसका फायदा ये है, मान लो एक एकदम इजी क्वेश्चन है, एक ही लाइन में लिखा है, आपको वो नहीं बन रहा है तो आप पढ़ के समझ गए उसको, ये मेरे से नहीं बनने वाला है, आप आगे निकल जाएंगे। और ऐसा वाला क्वेश्चन को 5 मिनट तक पढ़े ना, तो पढ़ने के बाद ही ऐसा महसूस होने लग जाता है कि 5 मिनट तो पढ़ा हूँ, इसको बनाऊंगा ही ऐसे। तो ये वाला ना जब आपके पास अपार समय है वो तो वैसा रहेगा नहीं, सिर्फ 2 घंटा रहेगा, 120 मिनट, है ना। तो वो
बहुत कम पड़ जाता है। एक बार तो वही जो टफ वाला आया था उस समय तो ऐसा हो गया था कि अगर आप 10 क्वेश्चन बना लिए हैं ना मैथ्स का तो बहुत है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन 10-10 15-15 मिनट में बनने वाले क्वेश्चन थे सर। तो उस टाइम में ये यही चीज काम आता है कि उस क्वेश्चन को एलिमिनेट करो और जो हमसे बनता है उसको पहले बनाओ। तो आपको खोज खोज कर बनाना है भाई, है ना, इसमें खोजना है आपको बिल्कुल। ठीक है, तो इसमें से मान लो ये 65 में भी मान लो 15 ही क्वेश्चन बना है ना, 15, तो आपका कितना हो गया, 40 क्वेश्चन हुआ। और 40 क्वेश्चन हुआ तो ये आपका 80 मार्क्स आ गया, है ना। देखो ये आराम से क्वालिफाई हो गया। ये 40 में भी मान लो 2 गलत हो गए, है ना, 38 सही हुआ है, ठीक है, तो भी आपका कितना मार्क्स हो गया, 76। और ये 2 में कितना माइनस हो जाएगा, मान लो 2 नंबर ही माइनस कर लेते हैं, हालांकि 0.66 होता है, तो भी आपका 74 आ गया, फिर भी क्लियर है। और ऐसा नहीं होगा कि आप 40 ही बना के आएंगे, जब आपका चलेगा ना वहाँ बल्ला तो आप 50 60 70 तक भी बना के आएंगे, ऐसा है ना। ये तो एकदम मिनिमम क्राइटेरिया है। तो सी सेट क्वालिफाई करने का ये सबसे बेस्ट टेक्निक है। ठीक है, समय कम रहेगा। सबसे पहले ये बनाना है आपको, फिर सेकेंड में ये बनाना है, इसमें भी सर्च कर करके बनाना है आपको कौन इजीली बन सकता है। ठीक है, अब इसके बाद एग्जाम हॉल में हमको क्या करना चाहिए उसके बारे में मैं बताता हूँ, है ना, कैसे हमको टाइम मैनेजमेंट बता रहा हूँ एग्जाम हॉल का। ठीक, हमारे पास सिर्फ 2 घंटे रहते हैं, है ना। और देखो कभी कभी क्या है, इजी भी क्वेश्चन पूछेगा ना पीएससी, तो भी इतना लेंदी बनाता है कि ये समय कम पड़ जाता है ना। क्योंकि आपको स्टेटमेंट में अब क्वेश्चन पूछता है, स्टेटमेंट में, है ना। तो स्टेटमेंट वाला जब क्वेश्चन पूछता है ना तो एकदम इजी इजी भी पूछ रहा है, लेकिन आपको 3 स्टेटमेंट पढ़ना पड़ रहा है, फिर वो 4 ऑप्शन को आपको सॉल्व करना पड़ रहा है ना। तो ये क्या हो जाता है कि लगभग आप 4 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा हो जाता है। तो आपका 4 क्वेश्चन के बराबर समय ले लेता है, और लगेगा ये तो इजी है, तो इजी है लेकिन क्या है ये लेंदी है, 4 क्वेश्चन के बराबर समय ले लिया। तो वही आपको ये 2 घंटे को कैसे मैनेज करना है ना। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि जैसे ये आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया, ठीक है, और ये आपको OMR शीट मिली हुई है, ठीक है। OMR शीट को एकदम आराम से भरना, गलत नहीं भरना है, क्योंकि गलत भरने से ना ऐसा हो जाता है कि चेक होगा कि नहीं मेरा, क्या होगा ऐसे वैसे। तो इसके लिए भी आप लोग को बता दूं, गलत भी भरा जाता है तो भी चेक होता है ना। बहुत सारे उसमें इंफॉर्मेशन दिया रहता है, रजिस्ट्रेशन आईडी को भरे रहते हैं, रोल नंबर, है ना, और बहुत सारा चीज़ें उसमें भराया रहता है। तो गलत भी हो गया ना तो एकदम आराम से जो इन्विजिलेटर है उससे बात करो, कई बार उनको भी नहीं पता रहता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ गलत भरने के बाद भी चेक होता है ना। मेरा ही साथ ऐसा हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ चेक होता है, प्री में भी मेंस में भी। तो मुझे पता था चेक होता है करके, तो मैं तो टेंशन नहीं लिया। कई लोग बहुत टेंशन ले लेते हैं, तो कभी कभार गलत हो गया तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। एकदम शांत दिमाग से आपको OMR शीट भर देना है। जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिला, है ना, आप उसका सील निकाल लीजिए, ठीक है। सील निकालने के बाद पन्ना पलटिए, ठीक है। पन्ना पलटने के बाद ना एक बार ऐसे पलटा के देख लीजिए, और देखना क्या है आपको, कहीं कटा फटा तो नहीं है, कहीं छूटा तो नहीं है क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ने नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि उस दौरान आप कोई क्वेश्चन पढ़ लिए और जो नहीं बनने वाला है वो आ गया ना, तो जब आप पहला क्वेश्चन बनाते रहोगे ना तो दिमाग उसमें जाते रहता है, यार एक क्वेश्चन आया है जो तो मेरे से नहीं बनने वाला है, समझ रहे हो। तो ऐसे एकदम पलटा के ऐसे देख लो ना, कुछ कटा फटा तो नहीं है, फिर सब सही है, क्लोज कर दो। एक बार क्लोज किए, फिर पहला पन्ना यहाँ से ऐसे निकालो, पहला पन्ना निकालेंगे ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब जब देखेंगे ना तो एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, यहाँ पे 3, ठीक, यहाँ पे 4
5, 6, 7, इतना खोले तो 7 क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, एकदम पहला क्वेश्चन को पढ़ना। और मैं तो ये बोलता हूँ कि आपको जो एकदम अच्छा लगे, जैसे इंडिया जीएस किसी को अच्छा लगता है तो इंडिया जीएस से चालू करना, किसी को सीजी जीएस अच्छा लगता है तो सीजी जीएस से चालू करना। ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़े, नहीं बना, कोई बात नहीं, है ना। आपको एकदम वो नहीं करना है कि पहला ही क्वेश्चन मेरे से नहीं बन रहा इतना पढ़ने के बाद भी। तो जब ऐसा लगे ना तो ये सोचना कि मैंने इतना मेहनत किया है फिर भी मेरा पहला क्वेश्चन नहीं बना, मतलब ये किसी से नहीं बन रहा होगा। ये कॉन्फिडेंस रखना है। आपको ये नहीं सोचना है कि पहला ही क्वेश्चन मेरा नहीं बन रहा है बाकी सब लोग तो बना रहे होंगे, ऐसा नहीं होता है। आप अपने मेहनत पे आपको विश्वास रखना है। ठीक है, दूसरा पढ़े, नहीं बना, कोई बात नहीं, फिर से वही सोचना है। सच बता रहा हूं, क्योंकि वो समय आएगा जब कैसे क्वेश्चन बनता है मैं बता रहा हूं। नहीं बना ये भी। तीसरा क्वेश्चन पढ़े, बन गया। ठीक, चौथा तो जैसे बना ना तो इसका सही आंसर में ऐसा थोड़ा सा टिक कर लो वहीं पे। चौथा बन गया, पांचवा बन गया, छठवां बन गया, सातवां नहीं बना, ऐसा होता है। ठीक, तो ये खुला हुआ है, OMR शीट आपके पास है, तुरंत क्या करो, तीसरा का बी आंसर है, यहां पे जाओ सीधा, तीसरा में बी, तुरंत गोला मारो। चौथा का आंसर क्या है, ए, चौथा में गोला, वैसी पांचवा और छठवा में जो है गोला मार दिए। इसका कहानी खत्म। दोबारा पढ़ने का क्योंकि मौका नहीं मिलता है ना। और इसको छोड़ के अगर आप ये अपनाओगे ना, ऐसा टीक मार मार के रखे हैं, 100 क्वेश्चन तक चले गए, है ना, 100 मिनट कंप्लीट हो गया, अब आपके पास बचा है 20 मिनट, क्योंकि एक एक क्वेश्चन के लिए हम 1 मिनट भी दे रहे हैं पढ़ने के लिए। 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, टीक मार के रखे हैं आप। अब आप एकदम हड़बड़ा गए, मेरे पास तो 20 ही मिनट है और बहुत सारे क्वेश्चन बने भी नहीं है जिसको दोबारा पढ़ना है, तो पहले मैं OMR शीट को भर लेता हूँ। तो जब ऐसे ऐसे भरेंगे ना, पक्का बता रहा हूँ 2-4 क्वेश्चन तो गलती हो जाएगा, इसमें का उसमें, उसमें का इसमें, ऐसा हो जाएगा। तो आपको अपना एम पाने के लिए हर चीज़ों को तोड़ना है, छोटे छोटे सेगमेंट में तोड़ते चले जाना है। यहाँ का जो 4 क्वेश्चन आपका 100% सही है, तुरंत वो गोला भर आ गया। आप जब ऐसी करते करते 100 क्वेश्चन तक जाएंगे तो हो सकता है 100 में 40 क्वेश्चन ऐसा आप भर लिए, है ना। तो 40 क्वेश्चन भर लिए ना, अब इसको आपको दोबारा देखने का जरूरत ही नहीं है। बस जिसमें आपको 50-50 में डाउट रहेगा, है ना, तो जैसे मान लो ये 50-50 वाला था ये, तो इसको ना ऐसे गोला मार के रखे रहना। तो जब आपका 100 क्वेश्चन में ये 40 कंप्लीट हो गया, अब आप दोबारा जब आएंगे तो सिर्फ आपको इसी को देखना है जो गोला मारे हैं, है ना। और गोला मारे हैं वो 50-50 है, आपको पता है। और 50-50 वाला क्वेश्चन को कभी छोड़ के नहीं आना है, 100% उसको बना के आना है। तो हो सकता है ऐसा 50-50 वाले ना 25 क्वेश्चन हो आपके पास 100 में, तो इसको तो बना के ही आना है। तो ये 40 बन गया और ये 25 बनाना है। तो जब ये 40 बना है ना और इसको आप दोबारा नहीं पढ़ रहे हैं, तो वही समय बचा है, और वही समय बचा है तो ये 50-50 वाला को आपको दोबारा पढ़ने का मौका मिलेगा। नहीं तो क्या होता है, ऐसा टीक मार के रखे रहते हैं, फिर उसके बाद पहले पन्ने में आएंगे और जो हम टीक लगा के रखे हैं फिर उसको एक बार पढ़ेंगे ना क्वेश्चन को, फिर उसका ऑप्शन देखेंगे, हाँ हाँ यही था, फिर लगाएंगे। तो इसमें आप क्या कर रहे हो, टाइम को व्यर्थ कर रहे हो, वही चीज को दोबारा पढ़ रहे हो जो आपको पहली बार में हो गया था, है ना। तो ये 40 क्वेश्चन को बनाने के लिए आप और उस 40 क्वेश्चन को दोबारा पढ़ रहे हो। तो ये 40 क्वेश्चन एक बार में फिनिश होना चाहिए, और ये 25 क्वेश्चन जो है इसको आप दोबारा पढ़ो। तो जब ये आपका फिर 65 क्वेश्चन बन गया, फिर आपके पास समय बचा रहेगा। ठीक है, फिर आपके पास समय बचा रहेगा ना, तो जो कभी कभी ऐसा होता है कि 4 ऑप्शन है ना, तो कभी कभी ऐसा होता है यार ये डी तो नहीं है 100%, अब ये 3 में से ही कोई होगा, है ना। तो जब आपको सोचने का मौका मिलेगा ना, तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी बनता है, ऐसा क्वेश्चन भी बनता है कभी, जब आप सोचोगे एकदम कुछ है क्या, ऐसा है क्या, ऐसे, और अगर आपका दिल बोल दिया कि हाँ इसका आंसर सी है,
तो ये बोल दिया ना तो मार देना, और ये नहीं बोला ना, नहीं यार ये तो समझ ही नहीं आ रहा है, छोड़ के आ जाना उसको, है ना, ऐसा करना है। ठीक, तो इसमें आपका ना ये टाइम मैनेजमेंट करने का तरीका है। तो इससे क्या होता है कि पहला पन्ना खोलें, अब फिर दूसरा पन्ना खोलेंगे, दूसरे पन्ने में भी ऐसा होगा, फिर 3-4 क्वेश्चन बन जाएंगे, फिर उसको आप बबल कर लिए हैं। इससे ये होता है कि अब अगर वो चीज़ नहीं करेंगे आप, तो फिर से वही पन्ना खोलेंगे, फिर उसको पढ़ेंगे, फिर से वही पन्ना खोलेंगे, फिर उसको पढ़ेंगे, ये डबल टाइम लेता है उसमें। इसलिए आपको सिंगल वे में चलते जाना है, सिंगल वे में जो हो रहा है उसको कंप्लीट, डबल वे उसी को करना है जिसको आपको दोबारा देखने का जरूरत है। और ये दोबारा देखने का मौका तभी मिलेगा जब इसको आप सिंगल वे में कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, पीएससी ऐसा ऐसा स्टेटमेंट दिया रहेगा, इजी है, नो डाउट इजी रहेगा, लेकिन वो टाइम टेकिंग रहता है। तो जब पहली बार ऐसी हुआ था ना, तो मेरे साथ तो ऐसा हुआ था, मैं यही स्ट्रेटजी से बना रहा था ना, तो टाइम तो रहता है ऐसे करके, इजी इजी टाइप का आया क्वेश्चन ऐसे करके, लेकिन जब मेरे को दोबारा देखना था तो इजी क्वेश्चन को भी मैं देख नहीं पाया था, छूट गया था मेरे से, और उसको टिक लगा के मैं रखा था। समझ रहे हो, मतलब मुझे दोबारा पढ़ने का भी अवसर नहीं मिला, समय खत्म, कॉपी ले लिए। तो ये टेक्निक आपको अपनाना है, इससे आपका समय भी बचेगा और क्वेश्चन को अच्छे से भी अटेम्प्ट करके आ पाएंगे। ठीक है, और ऑलमोस्ट तो इतना मैं बता दिया, बाकी एकदम अच्छे से आपको एग्ज़ाम देना है ना, कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, डरना बिल्कुल नहीं है। हालांकि वो डर आएगा, है ना, क्योंकि पढ़े रहते हैं तो डर तो स्वाभाविक सा बात है, लेकिन वो डर को भी आपको पॉजिटिव वे में लेना है। मैंने इतना मेहनत किया है ना, तभी जाके मुझे डर आ रहा है, ऐसे सोचना। क्योंकि डर उनको बिल्कुल भी नहीं आएगा जो पढ़ा लिखा नहीं होगा, वो तो जाएगा और 100 में 100 क्वेश्चन बना के आएगा। आप एक एक क्वेश्चन के लिए आपका हाथ कांपेगा, इसको बनाऊं कि नहीं बनाऊं, सही बनेगा कि नहीं बनेगा, ऐसे करके। तो जब भी डर लगे तो आप अपने आप को बहुत अच्छा मानना कि मुझे डर लग रहा है क्योंकि मैंने इसके लिए जी तोड़ मेहनत किया है ना। और एक चीज़ और है, आपको ना अभी के सिनारियों में, ये वाइट नहीं चल रहा है, हाँ, आपको ना जो अटेम्प्ट है ना, ये आपको मैक्सिमम करना है, ठीक है, मिनिमम नहीं करना है भाई। कभी कभी क्या होता है, 60 क्वेश्चन एकदम ऐसे बना के आते हैं ना, इसको तो कोई नहीं तोड़ सकता ऐसे करके। 60 क्वेश्चन तो मेरा 100% सही है, लेकिन जब मॉडल आंसर आता है ना तो क्या होता है, 50 सही है और 10 गलत हो जाता है। तो इससे क्या होता है, इसमें तो 100 मार्क्स मिल गया और इसमें आपका माइनस हो जाता है ना, 2/3। ठीक है, तो ये आपका 6.66 के आसपास माइनस हो जाएगा, है ना। तो फिर इसमें क्या हो जाएगा, लगभग आपका 93 मार्क्स के आसपास आ जाएगा। और देखो होता क्या है, वही अगर टफ आया है तो इसमें तो सिलेक्शन होना कंपलसरी। आपको ना जब टफ आएगा ना तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, एकदम बहुत कम क्वेश्चन बने रहेंगे एकदम। मतलब ना आप जैसे CGGS को भी बना रहे हैं ना 50 क्वेश्चन में, तो हो सकता है वो एकदम 20 ही क्वेश्चन बना हो, एकदम बता रहा हूँ। तो आपको पता चल जाएगा एकदम टफ आया है, तो उसमें आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। और जब मॉडरेट लेवल का आया है तो आपको मैक्सिमम बनाना है। तो क्या करना है, कम से कम मॉडरेट लेवल में आया ना तो आप 85 क्वेश्चन तक जरूर जाना, 85 to 90 क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें हमेशा आपका नंबर इम्प्रूव होगा ही होगा, ठीक है। मान लो अगर आप 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं, ठीक है, 70 में आपका 55 सही हो गया, ठीक, तो ये आपको 110 नंबर मिल गया। और 70 में आपका 15 गलत हो गया, ठीक है, तो ये 10 मार्क्स माइनस हो जाएगा, है ना। तो आपका कितना आ गया, 100 मार्क्स। अब मैं वही बोल रहा हूँ, 70 तो आपका बनाना था ये, अब आप रिस्क लिए, रिस्क लेने के बाद आप 85 क्वेश्चन, मतलब 15 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा बना दिए,
ठीक है, 15 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा बना दिए और मान लो ये 15 में भी 5 सही हुआ और 10 गलत हो गया। ठीक है, तो 5 सही हो गए तो इसका कितना मार्क्स मिल जाएगा? 10। और 10 गलत हो गया तो इसका कितना मार्क्स कट जाएगा? वही 6.6 के आसपास। फिर भी देखो आप प्रॉफिट में रहे ना, लगभग 3 से 4 मार्क्स। मतलब ये है रिस्क लेना। ऐसे ही तो कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया तो कभी कभार ऐसा लगता है कि मैं तो बाहर ही हो जाऊंगा इतना गलत हुआ तो। लेकिन अगर ये रिस्क लिए, और ऐसा नहीं है ना ये कभी रेशियो ऐसी हो सकता है ये 10 हो जाए ये 5 हो जाए, तो एकदम गिरा सा गिरा रेशियो है। इतना भी सही हो गया तो भी आप 3 से 4 नंबर, मतलब 2 क्वेश्चन का एक्स्ट्रा आप बना के आए हैं। मतलब जो नहीं बनता आपके में ऐड नहीं होता है ना, वो भी ऐड हो रहा है। और ऐसा ही करने से ना लास्ट टाइम मेरा अराउंड 142 मार्क्स आया है, अभी तक का हाईएस्ट नंबर मेरा आया है 142। तो जब ऐसा हो जाता है ना, तो जैसे ही प्रीलिम्स कंप्लीट होता है तो जो 3-4 महीना बचा रहता है फिर उसमें आप एकदम जी तोड़ मेंस का मेहनत कर सकते हैं। और आप बॉर्डर में रहेंगे ना तो प्रीलिम्स निकलेगा नहीं निकलेगा यही चक्कर चलते रहता है जब तक मेंस का प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आता। और आपका निकल गया तो फिर आप वो 1.5-2 महीने में पढ़ भी नहीं पाएंगे, ऐसा होता है। तो अब हमको अपने से थोड़ा सा एक कदम आगे लेके चलना है ना। तो रिस्क लेना भी बहुत ज़रूरी है अभी के डेट में। और रिस्क का मैं फ़ायदा भी आपको बता दिया, वो नुकसान नहीं देगा आपको। ठीक है, और हाँ भाई रिस्क ऐसे चीज़ों में लेना है जैसे 50-50 हो गया वो, और 3 ऑप्शन बच रहा है वो, ये सब चीज़ों में। ठीक है, एकदम कुछ भी पता नहीं है उसको तो छूना ही मत। और हाँ एक चीज़ और बताना है मुझे टाइम मैनेजमेंट के लिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, करेंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे अभी छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व बना है, क्या नाम है उसका? गुरु घासीदास, है ना। तो उससे क्वेश्चन आ गया मान लो, ठीक है, कि निम्नलिखित कथनों पे विचार कर सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट लिखा है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का 5वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास, ठीक है शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, गुरु घासीदास तमोर पिंगला को बनाया गया है। ठीक है, ये स्टेटमेंट फर्स्ट। वैसे स्टेटमेंट 2 कुछ लिखा होगा और स्टेटमेंट 3 कुछ लिखा होगा। ठीक है, अब आपको सही विकल्प का चयन करने के लिए दिया है ना, ए बी सी और डी। ठीक है, अब सही है ऐसा करके आपको ऑप्शन दिया है। पहला ये स्टेटमेंट वाला है ना, पहला स्टेटमेंट, पहला और दूसरा, ठीक, पहला दूसरा और तीसरा, और लास्ट दिया है नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। ऐसा दिया है, इनमें से कोई नहीं, ऐसा दिया है। अब देखो एकदम सिंपल क्वेश्चन है ना, इसको आप तुरंत भी बना सकते हैं और कंफ्यूज होकर भी बना सकते हैं, तो गलत भी होने का संभावना है। देखो पहला स्टेटमेंट क्या दिया है, छत्तीसगढ़ का 5वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमोर पिंगला को बनाया गया है, यही गलत हो गया ना। 5वां नहीं है, क्या है? चौथा है। तो जब पहला स्टेटमेंट पढ़े ना, इसको अभी मत पढ़ो, बिल्कुल भी मत पढ़ो। पहला स्टेटमेंट पढ़े ना, सोच लो कि पहला स्टेटमेंट जिस भी ऑप्शन में दिया होगा वो गलत है, वो सही हो ही नहीं सकता। तुरंत देखो इसमें दिया है ये ऑप्शन नहीं हो सकता, इसमें भी दिया है ये भी नहीं हो सकता, इसमें भी दिया है ये भी नहीं हो सकता। आंख बंद करके इसको मार दो, ये दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट पढ़ने का जरूरत ही नहीं है ना। अपने आप को वहाँ मतलब ज्ञानी पंडित नहीं बनाना है ना। हाँ ये तो मुझे समझ आ गया, ठीक है, मेरे को दूसरा भी पढ़ना है
है ना, कि इसका क्षेत्रफल 28-29 किलोमीटर स्क्वायर है ना, ये टाइगर कॉरिडोर के रूप में उसको बनाया जा रहा है ना, इतने जिलों में इसका विस्तार है। कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। हाँ, हमको वहाँ पे स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाना है। समझ रहे हो कैसे क्वेश्चन बनता है? सेकंड में बन के निकलेगा, इसको दोबारा देखना भी नहीं है। एक पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट, कभी कभी क्या आता है कि ऐसा वो दिया रहता है ना, इधर और इधर दिया रहता है, मैच द कॉलम में, है ना, ऑप्शन इधर दिया रहेगा ऐसे, ठीक है। तो इसको ना रेंडमली बनाने का प्रयास किया करो। मान लो ये चार्ट दिया है, तो इसमें से आपको यही बस पता है ना, और इसमें मिला है डी, ये दूसरे का किस में मिला है, डी में। तो ना आप एक बार यहाँ से ऐसे देख लो, यहाँ पे पहला है, यहाँ पे दूसरा है, तो दूसरे वाले में डी है क्या कहीं? तो कभी कभी क्या होता है मालूम, सिर्फ एक ही जगह में मिलता है डी, है ना। तो मान लो दो जगह मिल गया डी डी, तो ये पहला वाला तो हो ही नहीं सकता और लास्ट वाला तो हो ही नहीं सकता, ये बी और सी में से ही है। तो दो तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। और हो सकता है ये भी ना दिया हो, यहाँ पे भी कुछ दिया हो और एक ही जगह ही डी दिया हो, तो फिर आंख बंद करके आपको क्या मार देना है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि और मिलाने का जरूरत ही नहीं है ना। फिर बाद में जब आप एग्जाम दे के आएंगे ना घर में, तो मिलाते रहिएगा, वहाँ टाइम बचा लो ताकि आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए। तो ये चीज़ें भी हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जितना हो सके मैं बताने का प्रयास किया हूँ, ठीक है। हाँ, पूछ सकते हैं, बिल्कुल। नमस्ते सर। नमस्कार। मेरा क्वेश्चन था सर, जैसे आप जैसे बोले कि आप वो पर्टिकुलर मेन जो है उन्हीं को बताए कि इन्हीं को पढ़ना है कि जो साइंस पॉलिटी और हिस्ट्री वो सब। तो क्या अभी मेरे को साइंस पे ध्यान नहीं देना चाहिए? क्या उसमें 4 क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन के उसके है तो? देखो, कभी कभी क्या होता है भाई कि जो साइंस वाला पोर्शन है ना, हो सकता है कभी उससे एक ही क्वेश्चन आए, हाँ है ना, कभी हो सकता है उससे 3 क्वेश्चन आए, हाँ है ना। तो ये होता है कि अगर ना आप एकदम पढ़े हैं साइंस के लिए एकदम, और जब आपसे नहीं बनना रहेगा ना, तो ये एक क्वेश्चन आया रहेगा वो भी नहीं बनेगा, ठीक है। और आप बिना पढ़े गए हैं साइंस का, है ना, और आपसे जब बनना रहेगा ना, तो ये तीनों का तीनों बन जाएगा। तो मैं तो यही सोचता हूँ कि अब देखो, ऐसा तो नहीं है कि हम किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ के जा रहे हैं। इतने दिनों तक हम सब सब्जेक्ट को पढ़े हैं, है ना, स्टार्टिंग में मैं वही बोला, इतने दिनों तक हम सारे सब्जेक्ट को पढ़े हैं, तो उसमें हमको कॉन्फिडेंस रखना है। लेकिन 7 दिन में आप ये सब चीज़ों को नहीं पढ़ सकते, है ना। 7 दिन में जो इम्पोर्टेंट है उसको आपको पढ़ना है, जिसका वेटेज ज़्यादा है। और ये साइंस वाला जो है, वो आप जब पहले पढ़े हैं उस पर आप अपना आत्मविश्वास रखिए कि अगर मेरे से बनने वाला क्वेश्चन होगा तो वो तो जरूर बनेगा, और नहीं बनने वाला होगा तो मैं कितना भी साइंस पढ़ लूँ उन नहीं जो बनेगा। ऐसा भी क्वेश्चन पूछेगा साइंस का। जी, आप जैसे बोल रहे हो वैसे ही मैं साइंस को बहुत कम वेटेज देता हूँ, लेकिन नहीं, उसी चक्कर मेरा हर टेस्ट में साइंस का बहुत, समझिए कि होता ही नहीं है कुछ। तो इसके लिए क्या करें सर? जैसे हमको साइंस में क्या क्या टॉपिक जो आते ही है ऐसे कुछ हो? देखो उसका कोई और छोर नहीं है भाई, साइंस का कहाँ से कहाँ पूछ देता है, कभी तो कॉलेज लेवल का पूछ देता है ना। तो उसका कोई सीमा नहीं है ना। आप जो बेसिक तैयारी किए होंगे स्टार्टिंग में, तो आपको पढ़ना है तो एक बार 1-2 घंटा टाइम निकाल के उसको सरसराती हुए निगाहों से पन्ना को पलट लीजिए, मन रखने के लिए। बाकी बनना नहीं बनना वो तो बात की बात है ना। पढ़ने का है तो बाकी अपने पहले का जो मेहनत है उस पे आपको कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। बाकी ये इस चीज़ों को एकदम अच्छे से 7 दिन में ना, जितना मैं बताया उसको एकदम आराम से पढ़ सकते हैं, 2 बार पढ़ सकते हैं जिस तरीके से मैं बताया हूँ, है ना, 2 बार। छत्तीसगढ़ को तो 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हो आप पूरा पढ़ के, है ना। वो तो ज़्यादा है नहीं, और उसको ज़्यादा हम लोग पढ़ते हैं, तो जब ज़्यादा पढ़ते हैं ना तो जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से ना इसको बहुत अच्छे से आप पढ़ करके रिमाइंड करके आप एग्जाम दे सकते हैं अच्छे से। सर, और जो करंट अफेयर का था उसको कैसे ज़्यादा वो कर सके? इससे कम दिन था अभी हम लोग के पास करंट अफेयर, वो भी मैगजीन से पढ़ के, क्योंकि हम लोग तो उसमें तैयारी करते हैं तो करंट अफेयर में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं।
तो उसके लिए क्या करें सर, क्योंकि मेरा करंट अफेयर और साइंस ही बेस जो बहुत कमज़ोर हो जा रहा है। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ भाई कि आप कोई से भी इंस्टीट्यूट का एक मैगजीन ले लीजिए, है ना, सिंपल सा उसको पन्ना को पढ़ते रहें। पन्ना को पढ़ेंगे ना तो कुछ चीज़ें आपको दिखेगा कि ये एकदम इम्पोर्टेंट लग रहा है। और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे, ये भी क्वेश्चन आता है कि अभी मैं PYQ को सॉल्व करूं कि रिवीजन करूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिल्कुल आपको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ आपको रिवीजन करना है। जो करना था आप सब हो चुका है, सिर्फ रिवीजन करना है ना। तो आप जो करंट अफेयर्स का कोई सा भी एक मैगजीन लो, मैगजीन को पढ़ोगे ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो पतली पतली सी मैगजीन रहती है ना। फिर जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है आपको अपने हिसाब से उसको अंडरलाइन कर लो। फिर जब आप दोबारा पढ़ोगे ना तो सिर्फ वो अंडरलाइन को पढ़ना, है ना। अभी जैसे आप पढ़ोगे तो आपको दिखेगा छत्तीसगढ़ राज्य का निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह को बनाया गया है ना। ऐसा आप पूरा पढ़ेंगे, फिर आप अजय सिंह को हाईलाइट कर लो। फिर जब दोबारा पलटोगे ना, अजय सिंह दिखना चाहिए, आपको याद आना चाहिए कि वो निर्वाचन आयुक्त है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। खत्म कहानी। सर जैसे आप बोले कि जितना आपको आता है उससे ज़्यादा भी अटेम्प्ट कीजिए, तो मैं उसी चीज़ को इतने दिन से टेस्ट में कर रहा था, तो वो क्या है, मेरा वो नहीं हो पा रहा था, यानी एक्यूरेसी उतना नहीं आ रहा था। उसके लिए क्या है, मेरे को उतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए क्या, कि कर उसमें भी करना चाहिए? हाँ देखो, क्या होता है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर सेट हो रहा है ना, और वहाँ वो वेरी हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी इंस्टीट्यूट में कोई टेस्ट देते रहते हैं, वहाँ वो टॉपर रहता है लेकिन प्रीलिम्स नहीं निकल पाता। तो आप यहाँ का ना जज मत करना, आप यहाँ पे जो गलती करना है, जो मेहनत करना है कर लीजिए, बाकी आप वो रीजनल एग्जाम पे फोकस करिए। कोई जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन आया है यहाँ वही सेम आएगा, है ना। तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, आपने आपको मोटिवेट करके रखना है कि वहां जो होगा देखा जाएगा, यहाँ जो गलती हो रहा है ना उसको आपको सुधार करना है ना। तो कंपैरिजन मत करना कि यहाँ मैं बहुत पिछड़ रहा हूँ तो वहां भी होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। सर एक और रहता है कि कई लोग बोलते हैं कि एक दिन में 2-3 सब्जेक्ट करके पढ़ना चाहिए बोलते हैं, अब कई लोग बोलते हैं कि एक साथ एक ही सब्जेक्ट पकड़ के पढ़ना चाहिए, तो उसमें होता क्या है सर? मैं दोनों ट्राई करके देख चुका, दोनों में मेरे को दिक्कत होता है। देखो भाई, जैसे अभी 7 डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट हैं, इससे जस्ट पहले 8 था, 8 लोग DC बने हैं, है ना। तो 8 लोग DC बने हैं ना, तो 8 तरीका होता है पढ़ने का, है ना। कोई एक दिन में 2-4 सब्जेक्ट पढ़ता है, कोई एक दिन में एक ही सब्जेक्ट को पढ़ता है, और दोनों DC बने हैं। तो आप अपने आप को किस में सूटेबल महसूस करते हैं वो फॉलो करना है। आपको अंधाधुंध डायरेक्शन में नहीं जाना है कि ये ऐसा करता है तो मैं भी ऐसा, है ना। कोई सुबह जल्दी 4 बजे उठ के पढ़ता है ना, कोई लेट नाइट तक पढ़ता है। तो आपको कौन सा सूटेबल है, आपको कौन सा स्ट्रेटजी आपके लिए बना है ना, जो आप अप्लाई कर पाओ, वो आपको सोचना है। दोनों नहीं हो सकता, आप अपने को झांको कि मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। आपको अगर एक सब्जेक्ट पढ़ने में सहजता महसूस होता है, बिल्कुल एक सब्जेक्ट को 2 दिन तक पढ़िए। मैं तो ऐसे ही पढ़ता था, एक सब्जेक्ट को कंटिन्यू पढ़ता था। सर और एग्जाम के 2 दिन पहले हमारा सिलेबस अभी रिवीजन एक बार और जैसे करेंगे तो कंप्लीट हो जाए, ऐसे शेड्यूल क्या रहेगा, आप एक बार थोड़ा बता दीजिए। 2 दिन में सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। 2 दिन में नहीं, यानी कि एग्जाम के 2 दिन पहले, एक दिन पहले तक, यानी कि अभी से एग्जाम के एक दिन पहले 6 फरवरी तक ना, ये जितना प्रोसेस बताया हूँ ना, इसको सीक्वेंस से कर लो, है ना। फिर एक ही दिन में सारे चीज़ नहीं हो सकता, बस फिर ये आप इतने दिन के मेहनत को अपना कॉन्फिडेंस लेके चलना। आप जितना हो गया पढ़ लिया, अब मेरे को एग्जाम देना है ना। अब प्रेशर हो जाता है वैसी में, फिर अब 2 दिन में फिर से मैं अब एक बार पढ़ लूँ पूरा सबको, ऐसा नहीं होता है ना। क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, इतने दिनों का आप जो मेहनत किए हैं उस पर आपको भरोसा रखना है। जी सर। जी 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 सर। जी तो अभी जो CGPSC के जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसका जो क्वेश्चन का जो तरीका है, टाइप है, खास करके कि उसका लेंथ एंड ब्रेथ प्रत्येक क्वेश्चन का कितना है। तो कुछ क्वेश्चन यूनिलाइनर्स होते हैं, जो एक ही मतलब जो है सो सबसे बड़ा ओशन ये है, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है यूनिलाइनर्स। तो कुछ क्वेश्चन यूनिलाइनर्स होंगे, कुछ क्वेश्चन जो है सो
वो मैचिंग वाला होगा, सुमेलित करना, और कुछ क्वेश्चन होगा कि स्टेटमेंट, 2 या 3 स्टेटमेंट्स होंगे, उसमें से भी ऑप्शंस होंगे, इसमें से कौन सबसे सही है। जी। ये 3 टाइप हुए। क्या इतने ही टाइप के क्वेश्चंस ओवरऑल रहते हैं 100 क्वेश्चंस, या इससे हट करके भी कोई क्वेश्चन का टाइप होता है? सर मोस्टली जो है ये 3 टाइप में ही ज़्यादा वेरी कर जाता है। अभी तक में तो मैं ऐसा देखा नहीं हूँ, लेकिन जो स्टेटमेंट वाले हैं उसमें कभी कभी फंसाने वाले आ जाते हैं, है ना। कभी कभी ऐसा दे दिया जाता है जैसे छत्तीसगढ़ का 5वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमोर पिंगला नहीं है, ऐसा दे दिया रहता है, नहीं है। और हम ना फ्लो में है पढ़ते हैं, है ना। तो और क्या कर जाते हैं कि अरे ये तो 5वां है जबकि ये क्या है, 4था है, ऐसे समझ लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, नहीं है। तो जब नहीं है दे दिया तो ये स्टेटमेंट हमारे लिए सही हो गया। तो जब भी कुछ नहीं है वाला आया ना, जहां भी आप नहीं है वाला पढ़े उसको ना ऐसे बॉक्स में बंद कर लेना, क्योंकि ये बहुत गलत होता है, बहुत लोगों से गलत होता है। एक ये वाला है, और दूसरा ऐसा 2 स्टेटमेंट दिया रहता है, एक होता है स्टेटमेंट और एक होता है उसका रीजन, कथन कारण। तो कभी कभी सर इसमें फंस जाते हैं कि कथन एक कारण का सही स्पष्टीकरण है, और कथन 1 और 2 दोनों सही है फिर भी कारण का सही स्पष्टीकरण है, और सही है फिर भी नहीं है, ऐसा करके भी आता है। तो जो स्पष्टीकरण है कि नहीं उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं ना। तो जब भी आप एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो उसके बाद ना इसलिए ऐसा शब्द का यूज करना कि ये ऐसा है इसलिए ये है, ऐसा करके। तो वो अगर इसमें बैठ जाता है ना तो वो कारण का सही स्पेसिफाई कर जाता है वो। तो इसमें कभी कभी कंफ्यूजन आता है सर ये। तो ये थोड़ा सा 2 टाइप उसमें और इंक्लूड हो जाता है। बाकी आप जो बताए ना ऑलमोस्ट उसी में रहता है। एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर मैच द कॉलम वाले और स्टेटमेंट वाले। जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरा क्वेश्चन था, आप सी सेट में 4 सेक्शन बताए ना, जीएस के लिए हिंदी और छत्तीसगढ़ का जीएस और मैथ्स रीजनिंग। तो जैसे कभी कभी ऐसे होता है ना कि किसी बच्चे से मैथ्स रीजनिंग नहीं बन रहा है, पढ़ाई फिर भी नहीं बन रहे, तो हिंदी और छत्तीसगढ़ उसका पूरा सही है तो वो क्वालिफाई हो जाता है ना। उसके लिए ऐसा तो नहीं कि मैथ्स और रीजनिंग उसको अटेम्प्ट ही करना है? नहीं नहीं नहीं, है ना। आप मान लो 35 क्वेश्चन आए हैं, हाँ। 35 का 35 एकदम सही बना लिए, मैथ्स का एक भी क्वेश्चन नहीं छुए हैं, तो भी आप क्वालिफाई है। ओवरऑल आपको उस पेपर में क्वालिफाई जो है मिनिमम मार्क्स उससे एबव लेके आना है। आप कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो डजंट मैटर, है ना, क्योंकि वो कोई सा भी। जनरली मैथ्स के नाम से सब डरते हैं, मैथ रीजनिंग। तो ऐसा तो नहीं कि उसमें से क्वेश्चन नहीं, कभी कभी क्या होता है मालूम, एकदम जोड़ना घटाना वाला क्वेश्चन भी दे देते हैं, है ना। तो उसको तो सबसे बन जाता है, उसमें नहीं। तो ऐसा नहीं घबराना कि मेरे को तो मैथ्स से डर लगता है तो ये वाला क्वेश्चन को भी नहीं बनाना है ना। तो उसको बिल्कुल बनाओ। बाकी उसमें कोई ऐसा क्लैरिफिकेशन नहीं है कि आपको इसको बनाना है, नहीं। जो 100 क्वेश्चन दिया है उसमें से आप कोई से भी क्वेश्चन बना के उसको क्वालिफाई कर सकते जी हैं। सर, थैंक यू सर। हाँ। रिजर्व के लिए जी 46 एंड अबव आ गए रिजर्व कैटेगरी को क्वालिफाइड। जी सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे लास्ट में हम लोग करंट अफेयर का वीडियो वगैरह देखते हैं और कुछ लोग फिर मैगजीन से, जैसे आपने बताया, तो सर ज़्यादा रिलेवेंट कौन सा रहता है? दोनों रिलेवेंट है। कई बार ना कई जगह ऐसे चलते रहता है कि करेंट अफेयर्स का मैराथन क्लास चलता है ना। तो मैं तो अटेंड कर लेता था, लेकिन उसको लाइव नहीं करता था ना, क्योंकि लाइव में वो धीरे धीरे चल रहा है। जैसे वो कंप्लीट होता था ना, तो इतना दिनों से तो हम लोग करेंट अफेयर्स पढ़े हैं, उसको मल्टीप्लाई 2 स्पीड से चालू करके देखता था, और जो भी क्वेश्चन रहता था ना उसको मैं स्क्रीनशॉट ले लेता था। फिर जैसे वो बताता था ना आंसर, तो फिर उसको स्क्रीनशॉट ले लेता था। तो ये कब काम आता था, जैसे मैं 1 घंटा पहले अपने सेंटर में पहुंच गया, अब वहाँ मैं क्या करूँगा, मोबाइल को देख लूँगा, वही जो स्क्रीनशॉट लिया हूँ ना उसको खोलूँगा, क्वेश्चन एकदम फटाक से पढ़ूंगा, वहीं से आंसर मैं क्लिक करूँगा ना, हाँ यही आंसर, फिर पलटाऊँगा ना, हाँ सही में वही आंसर था। वो तो देखने से ही समझ आता है। तो वैसे कर करके ना वो मैराथन क्लास का अराउंड 10 मिनट में वो रिवीजन हो जाता था ये। फिर बाकी जो समय बचा है, फिर वहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे का बुक है, उसको हल्का सा डेटा को पलटा के देख लो। तो वहाँ का मेरा ये रहता था, मतलब जैसे क्लासरूम में एंट्री करने से पहले।
सर एक और क्वेश्चन है, जिस दिन एग्जाम होता है उस दिन पहले 2 घंटे में एक पेपर होता है, फिर बीच में थोड़ा गैप रहता है हाँ, और उसके बाद फिर 2 घंटे का पेपर है, तो सर उस बीच में मतलब क्या करना चाहिए? उस बीच में ना आप बढ़िया सा कुछ खा लीजिए ताकि एनर्जी मिला रहे, है ना। उसके बाद जो हिंदी का है ना, छत्तीसगढ़ी का तो नहीं बोलूँगा क्योंकि छत्तीसगढ़ी हिंदी में ही मर्ज है, ऐसे समझ जाओ। तो हिंदी का जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको देख लो, है ना। उसके बाद जो मैथ्स के अगर आप पढ़े हैं उसके लिए तो जो इम्पोर्टेंट फार्मूलास है ना, कुछ मेथड है उसको देख लो, फिर बंद करके आराम से शांत माइंड से बैठ जाओ। एकदम आपको हड़बड़ाहट नहीं करना है, हाँ, थैंक यू सर। क्योंकि जितना पढ़े हैं पहले यस उस पर हमको भरोसा रखना है, बाकी वो 1.5 घंटा है ना उसको आनंद के साथ हमको देखना है, ऐसा है बस। थैंक यू सर। वेलकम। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। सर आपने जो स्ट्रेटजी अभी बताई 7 डेज के लिए काफ़ी अच्छा रहा और यूज़फुल है। जी। मेरे को बहुत अच्छा लगा, इसको मैं बिल्कुल फॉलो करूँगी। थैंक यू। मेरा थोड़ा क्वेश्चन अभी प्रीलिम्स के लिए नहीं, एक्चुअली मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे पीएससी का जो तैयारी हम लोग को करना है तो इसका अप्रोच क्या रखना चाहिए जिससे हम प्रीलिम्स और मेंस और इंटरव्यू तीनों एक साल में एक बार में ही क्लियर हो जाए। और आपको इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन किया गया था ये पूछना था मेरे को। शॉर्ट में बता देता हूँ क्योंकि बहुत लोग अभी प्रीलिम्स का तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा है कि एक साल में निकल जाए ऐसा ना हमको सोचना नहीं है ना। हमको ये सोचना है कि हम अपना 100% दे करके इसको क्वालिफाई कर जाए, है ना। हो सकता है 2 साल लग जाए क्योंकि ऐसा है कि प्री मेंस इंटरव्यू ये लगभग 1 साल का टाइम पीरियड ले लेता है, और बाई चांस आप नहीं निकल पाए इंटरव्यू के बाद भी तो आप फिर से पीछे आ जाएंगे और फिर से आपको 1 साल तक फिर वही प्रोसेस करना है ना। तो कभी समय ज़्यादा ले लेता है, कभी समय कम ले लेता है। तो आपको ना जब भी इस में अप्रोच लेना हो तो पेशेंस को ज़रूर रखना है ना। अपने अंदर में पेशेंस रखना है, हड़बड़ाहट नहीं रखना कि हमको फटाक से ही एग्ज़ाम निकल जाए, है ना। कभी कभी असफलताओं का सामना करना पड़ जाता है, तो उसमें अपनी जो खुद की कमजोरी है उसको ढूंढ करके उसको दूर करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। और रही बात इंटरव्यू का, तो इंटरव्यू में ना आपका पर्सनालिटी से ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, है ना। जैसे मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हूँ, मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसे कैड कैम होता है ना, ये सब चीज़ों से क्वेश्चन पूछा गया था। और आपका इंटरव्यू किस दिन है ये भी मैटर कर जाता है। मेरा जैसे 27 नवंबर को था, तो जस्ट उसके एक दिन पहले 26 नवंबर को संविधान दिवस था। तो 27 नवंबर का जो आर्टिकल रहा होगा न्यूज़पेपर में पूरा संविधान दिवस से रिलेटेड था। तो 50% क्वेश्चन संविधान से पूछे, पूरा संविधान से। फिर बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर आ गए, है ना। फिर उसके बाद जो छत्तीसगढ़ जीएस है, ये सब चीज़ों से ऐसा रहता है। तो ओवरऑल आप जब मेहनत किए रहेंगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस वहाँ पे झलकता है। तो अच्छा था मेरा इंटरव्यू, और 100 में मेरे को 64 मार्क्स भी मिला है, जो कि बहुत अच्छा मार्क्स है जी। सर सीसेट का जो हिंदी और छत्तीसगढ़ी का, उसको थोड़ा सा आप थोड़ा सा डिटेल थोड़ा बताएंगे कि क्या, कि जैसे एक तो है कि वो प्रीवियस ईयर आता है कि नहीं आता है वो, और एक और जैसे कि उसका जो रहता है जैसे पर्यायवाची या कुछ भी जैसे हम लोग पढ़ेंगे तो पढ़ने के लिए तो बहुत अथाह है वो, तो पढ़ने के लिए तो उसमें क्या रहना चाहिए हम लोग को विशेष। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं, है ना, इसमें आते हैं बस। और ऐसा है कि उस टॉपिक से कुछ दूसरा क्वेश्चन भी पूछ देते हैं, है ना। अब तो और ज़्यादा आप लोगों को ये सहूलियत मिल रही है कि उस सब्जेक्ट में भी मैच द कॉलम आ रहा है, और मैच द कॉलम आता है सर तो एक क्वेश्चन भी मिला ना तो आपको इजीली बन जाता है। और कभी इसमें ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है ना, उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गए तो नहीं बनता है। लेकिन मैच द कॉलम आता है ना तो बहुत, और ना अभी का सिनारियो ऐसे ही चल रहा है कि हिंदी और छत्तीसगढ़ी में भी मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन बना के पूछ रहे हैं। तो ये तो एकदम ईजी है। और कुछ नहीं, जो मेंस का सिलेबस है ना, तो उसमें जो जो टॉपिक दिया है उसको एक बार देख लो उसमें जा करके। अब आपको हिंदी का रूल पढ़ने नहीं बैठना है, आपको क्वेश्चन पहचानने आना चाहिए। जैसे बहुब्रीही समास इनमें से किस में है ऐसा पूछ रहा है, तो आपको बहुब्रीही समास से रिलेटेड आंसर या क्वेश्चन पहचानने आना चाहिए, है ना। जैसे हम लोग बचपन से पढ़ते आते थे कि पीताम्बर,
है ना, पीला है अंबर जो, अर्थात विष्णु जी, श्री कृष्ण जी, ऐसे पढ़ते हैं। तो ऐसा वाला जो भी क्वेश्चन आएगा वो बहुब्रीहि समास में है। बीच में ऐसा डेस वाला आ जाता है ना, जैसे रात डेस दिन, तो वो डेस देख के आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा, है ना। वैसी संख्यावाची शब्द मिल गए आपको सामने में ही, है ना, जैसे अष्ट दिग्गज ऐसा लिखा है तो सामने में 8 है ना, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये द्विगु समास है। ऐसा आपको पहचानने आना चाहिए। अब आप वहाँ जाके रूल्स पढ़ने नहीं बैठ सकते कि ये बहुब्रीहि समास में ये ऐसा होता है, वैसा होता है, प्रथम पद ये होता है, द्वितीय पद, ये सब नहीं। आपको हिंदी में ये सब पहचानना आना चाहिए, इससे बन जाता है क्वेश्चन। ठीक है, फिर चलो, सबको ऑल द बेस्ट, है ना, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। 9 फरवरी को अच्छे से एग्जाम देना, है ना, एकदम शांत दिमाग से जाके देना है। और 9 फरवरी आपके लिए एग्ज़ाम का त्यौहार है, पर्व है, तो उसको एक पर्व की तरह मनाना है आपको उस दिन को। ठीक है, इसके लिए आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।